गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर फॉर द रिवीजन इज लीजिंग। और ये चैप्टर एप्लीकेबल है सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के लिए, साथ में यही चैप्टर आपके लिए एप्लीकेबल है दिस इज फॉर सीए इंटर न्यू कोर्स। ठीक है, तो दोनों में ये काम आएगा। सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम तरह के क्वेश्चंस हैं, और वहां पर देख लीजिए सीए इंटर में भी वही सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए सर, लीजिंग आपके पास क्या है? दिस इज एन इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि आपके बिहाफ पे कोई और वहां पर मशीन परचेस कर रहा है और आपको किस पे दे रहा है? लीज पे दे रहा है। दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। आप खुद डायरेक्टली लोन नहीं ले रहे हैं, आपके बिहाफ पे देख लीजिए कोई और लोन ले रहा है और आपको अब क्या पे करने हैं? लीज रेंटल्स पे करने हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, बट दिस इज एन इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। ये आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग है। तो दो तरह के मेन डिसीजन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक है आपके पास इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। तो वहां पर आपके पास देख लीजिए फाइनेंसिंग डिसीजन में कौन सा डिसीजन है, देख लीजिए मैं एसेट खुद परचेस करूं, देख लीजिए लोन लेके मैं खुद परचेस करूं, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट, दिस इज ए डायरेक्ट फाइनेंसिंग। और या मैं वहां पर उसको किस पे लूं? लीज पे लूं, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। तो whether to purchase the asset on loan or whether to take the asset on lease, this is your financing decision। और याद रखना this is an outflow decision। कौन सा डिसीजन है? आउटफ्लो, क्योंकि दोनों ही डिसीजन में आउटफ्लो होगा। आप लीज पे लोगे तब भी आउटफ्लो होगा और वहां पर अगर खुद लोन पे लोगे तब भी क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो दिस इज एन आउटफ्लो डिसीजन। और वहां पर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आउटफ्लो डिसीजन अगर इस चैप्टर में कोई है तो उस केस में आउटफ्लो को पॉजिटिव लिखेंगे और इनफ्लो को नेगेटिव, जिससे नेट में क्या निकल के आए? नेट आउटफ्लो निकल के आए, एंड दिस इज एन आउटफ्लो डिसीजन। कौन सा डिसीजन है? आउटफ्लो। दूसरा आपके पास क्या है? इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। अब लेसर वहां पर क्या सोच रहा है कि मैं एसेट परचेस करके उसको लीज पे दूं या ना दूं। दिस इज वेदर टू परचेस द एसेट और गिव इट ऑन लीज और नॉट, एंड दिस इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस इज एन एनपीवी डिसीजन और द इनफ्लो डिसीजन। और अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी तो एक्सेप्ट करेंगे और एनपीवी नेगेटिव होगी तो क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, एंड दिस इज एन आउटफ्लो डिसीजन। अब यहां पर हमें समझना है कि वहां पर क्या क्या इनफ्लोज होंगे, क्या क्या आउटफ्लोज होंगे, इन दोनों डिसीजन को समझना है। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंसिंग, एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। It is an arrangement in which the asset is financed and owned by the one party but possessed by and used by the another party। एक लेसर है और एक क्या है? लेसी। लेसर इज एन ऑनर, वो आपके पास कौन है? ऑनर है। एंड लेसी आपके पास कौन है? यूजर है। अब देखिए यहां पर आपके पास दो इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन है जो यहां पर आपको करने हैं, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब इन्हीं के बेस पे हैं। ठीक है, तो पहला इवैल्यूएशन है दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, एंड दिस इज लीज वर्सेस, देख लीजिए लीज वर्सेस बोरो डिसीजन, कि वहां पर हम लीज पे लें या वहां पर खुद बोरो करें। दिस इज लीज और बोरो एंड बाय डिसीजन। वहां पर लीज पे लेके वहां पर एसेट लें या वहां पर देख लीजिए बोरो करके एसेट को परचेस करें, एंड दिस इज एन फाइनेंसिंग डिसीजन। दिस इज ए फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सिंपली ये आउटफ्लो डिसीजन है। हमें देखना है कि वहां पर आपके पास क्या क्या, देख लीजिए दोनों ऑप्शन में क्या क्या वहां पर इनफ्लो आउटफ्लोज हैं, और नेट में क्या देखेंगे? नेट आउटफ्लो कितना है, और जिसमें आउटफ्लो कम होगा उस ऑप्शन को क्या करेंगे? ऑप्ट करेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले आपके पास कौन सा डिसीजन है? लोन ऑप्शन। और दूसरा आपके पास कौन सा ऑप्शन है? दिस इज योर लीज ऑप्शन। तो सबसे पहले देखेंगे लोन ऑप्शन में क्या क्या आउटफ्लो हो रहे हैं और क्या क्या आउटफ्लो हो रहे हैं। देख लीजिए सबसे पहले आपके पास क्या है? दिस इज योर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। अगर आप लोन लोगे तो वहां पर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो क्या लेंगे? नेट ऑफ टैक्स। तो हमें याद रखना है कि अगर कोई भी रेवेन्यू आइटम है, दिस इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको डायरेक्टली क्या लेना है? नेट ऑफ टैक्स। इनकम है तब भी नेट ऑफ टैक्स लेना है, और एक्सपेंस है तब भी क्या लेना है? नेट ऑफ टैक्स। तो इंटरेस्ट वहां पर रेवेन्यू आइटम है तो क्या लेंगे? नेट ऑफ टैक्स। साथ में प्रिंसिपल रिपेमेंट, एंड दिस इज योर कैपिटल पेमेंट, तो इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे। साथ में एक्सपेंसेस नेट ऑफ टैक्स, जो भी एक्सपेंसेस आप इंकर्ड करोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो भी आप इंकर्ड करोगे तो उसको भी क्या लेंगे? नेट ऑफ टैक्स। साथ में रिपेयर एंड मेंटेनेंस नेट ऑफ टैक्स। इनफ्लोस क्या होंगे? एसेट आपने परचेस किए, डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे, बट डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, तो वहां पर सिंपली क्या कंसिडर करेंगे? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। साथ में वहां पर एसेट जो भी लाइफ टर्म है उसके बाद वो सेल होगी, एंड दिस इज सैल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स। तो ये आपके पास क्या है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज अंडर द लोन ऑप्शन। ऑन द सेम ग्राउंड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज अंडर द लीज ऑप्शन। लीज ऑप्शन में आउटफ्लो क्या है?
आप क्या पे करोगे, लीज रेंटल्स, एंड अगेन दिस इज एन रेवेन्यू आइटम, तो उस केस में वहां पर उसको क्या लेंगे, नेट ऑफ टैक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नेट ऑफ टैक्स। अब यहां पर एक मेन एडजस्टमेंट है, अगर कॉमन आइटम है सर तो कॉमन आइटम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझ पा रहे हैं, कॉमन आइटम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट जो वहां पर वो टेस्ट करेंगे, अगर कॉमन आइटम है तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। एंड दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 1, common items under the lease option and the loan option can be ignored and we have exception to the rule। इस रूल का क्या एक्सेप्शन है, सबसे पहला है टाइमिंग डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, एक का टाइमिंग क्या है आपके पास, देख लीजिए, एक बिगिनिंग में हो रहा है, एक तरफ आपके पास सेम एक्सपेंडिचर है, सेम अमाउंट है, याद रखना, तभी कॉमन आइटम होगा। सेम एक्सपेंडिचर, सेम आइटम, देख लीजिए, सेम अमाउंट, तो उस केस में वो कॉमन आइटम है, बट उनका टाइमिंग डिफरेंस है, एक जगह बिगिनिंग में हो रहा है, एक जगह एट द एंड में हो रहा है, तो उस केस में दिस इज नॉट ए कॉमन आइटम और वहां पर हम उसको कंसिडर करेंगे फॉर अवर इवैल्यूएशन। दूसरा, अगर दोनों ऑप्शन का डिस्काउंट रेट अलग अलग है तो उस केस में कॉमन आइटम को हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कॉमन आइटम को हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 1। साथ में यहां पर एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय द यूजर। हमेशा कौन बॉन्ड करेगा, यूजर ऑफ द एसेट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली स्टेटेड। अगर लिख दिया क्वेश्चन में बॉन्ड बाय द लेसर तो ले लेंगे, अगर क्वेश्चन लिखा तो हमेशा कौन बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बाय द यूजर, दिस इज लेसी। दूसरे केस में इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आर ऑलवेज बॉन्ड बाय द ऑनर ऑफ द एसेट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली स्टेटेड। अगर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, लिख दिया बॉन्ड बाय द लेसी तो ले लेंगे लेसी के केस में, अगर कुछ नहीं लिखा तो हमेशा बॉन्ड बाय द लेसर, मतलब जो ऑनर ऑफ द एसेट है वही हमेशा बियर करेगा। तो दिस इज द एडजस्टमेंट नंबर 1। साथ में we have adjustment number 2 and this is related to the loan principal repayment। तो तीन तरह से यहां पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो सकते हैं। बुलेट पेमेंट, बुलेट पेमेंट का क्या मतलब है कि डायरेक्टली आप रीपेमेंट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द टर्म, तो 5 साल का अगर लोन है तो एट द एंड ही आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं, तो हर साल सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इफ यू हैव 5 लाख रुपीज लोन एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो किस इज 50,000 पर एनम, और वो वहां पर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज योर बुलेट पेमेंट। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन रीपेमेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट, हम प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट अलग से क्या होगा, कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस, अमाउंट सेपरेटली कैलकुलेट होगा। इक्विटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, यहां पर हम इंस्टॉलमेंट निकालेंगे और इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट पोर्शन भी है और प्रिंसिपल पोर्शन भी है, और उसको बाद में हम क्या करेंगे, बाइफिकेट करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट, तो दो तरह से वहां पर इंस्टॉलमेंट है, एट द एंड एंड एट द बिगिनिंग। दिस इज इक्विटेड एनुअल रीपेमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, और दूसरा केस आपके पास क्या है, दिस इज द केस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एंड फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर एन ईयर, और R% का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग इसी में कर रहे हैं, दे आर टेकिंग डिस्काउंट रेट, वो क्या ले लेते हैं, डिस्काउंट रेट, एंड डिस्काउंट रेट क्या होता है, नेट ऑफ टैक्स, तो वो गलत हो जाएगा सर। तो आपको हमेशा क्या लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% तो वो लेना है, इफ वी हैव ए डिस्काउंट रेट ऑफ 7% वो नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स इज 30% टैक्स रेट है तो 7% आएगा, तो क्या यहाँ 7% आएगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वहां पर देख लीजिए बिगिनिंग का केस है तो क्या चेंज आएगा, अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाय 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एंड फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर n-1 ईयर। तो इसका पूरा डेरिवेशन मैंने क्लास में कराया हुआ है दोनों का, तो यहां पर सिंपली रिवीजन के टाइम पे देख लीजिए, अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाय 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर n-1 ईयर, क्योंकि बिगिनिंग में जो भी वहां पर कैश आउटफ्लो या इनफ्लो है जो भी है वहां पर उसका पी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए वहां पर क्या यूज हो रहा है, 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एंड फैक्टर, और बैलेंस कितने बचेंगे, n-1 ईयर्स। तो ये अगर 3 मेन एडजस्टमेंट थी, एंड दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज अंडर द 2 evaluations. The first one is from loan option and second one is from lease option. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड। अब ध्यान से सुनना, दिस इज ए फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है। मैं लोन ले रहा हूं देख लीजिए, और दूसरी तरफ मैं लीज पे ले रहा हूं, वो भी कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है। वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग है और वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग है। तो अगर मैं लोन लेके वहां पर देख लीजिए एसेट को परचेस कर रहा हूं, तो उस केस में व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एंड इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो क्या लेंगे, नेट ऑफ टैक्स, तो केडी हम यूज करेंगे। अगर मैं अपनी जेब से वहां पर एसेट परचेस कर रहा हूं, मतलब मेरे पास खुद पैसा है, मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं है, तो व्हाट इज योर डिस्काउंट रेट, दिस इज केई।
अगर मिक्स ले रहा हूं, मैं कुछ लोन पे ले रहा हूं, कुछ अपनी इक्विटी यूज कर रहा हूं, तो उस केस में वी आर यूजिंग केओ। तो वहां पर क्या यूज होगा, देख लीजिए, केओ यूज होगा। अब अगर ये आपके पास लोन का ऑप्शन है या खुद वहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दिस इज परचेज ऑप्शन, या दोनों का मिक्स है, तो वहां पर ये डिस्काउंटेड यूज होंगे। अब सेकंड यहां पर देख लीजिए, लीजिंग के कौन से डिस्काउंटेड यूज होंगे, याद रखना लीजिंग इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ लोन ऑप्शन। तो यहां पर जो डिस्काउंटेड होगा वही यहां पर आएगा, जो यहां पर डिस्काउंटेड होगा वही आएगा, जो यहां पर डिस्काउंटेड होगा वो यही आएगा। एंड दिस इज द रूल, ये आपके पास क्या है, रूल है। और इन रूल्स की भी आगे जाके एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द रूल्स और उसकी एक्सेप्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, लीजिंग इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ लोन ऑप्शन, तो जो लोन में आएगा वही लीज में आएगा। एंड दिस इज द रूल। इसकी एक्सेप्शन कहाँ आएगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अंडर लोन ऑप्शन निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू करके डिस्काउंटेड से। एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन, और दोनों में जो लीस्ट होगा उसको क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। तो सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव द लीस्ट आउटफ्लो, क्योंकि दिस इज एन आउटफ्लो डिसीजन। एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, देख लीजिए। नाउ द सेकंड इवैल्यूएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, एंड दिस इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो सिंपली इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दिस इज योर एनपीवी डिसीजन, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो क्या निकल के आ जाएगी, एनपीवी। तो सबसे पहले आपके पास देख लीजिए, व्हाट इज योर आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ एसेट, एंड व्हाट इज योर इनफ्लो, आपको क्या मिलेंगे, लीज रेंटल्स, एंड दिस इज योर इनकम नेट ऑफ टैक्स, साथ में टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, साथ में साल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को क्या ले लेंगे, नेट ऑफ टैक्स। तो वो याद रखना, एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स, या तो माइनस कर देंगे इनफ्लो में से, या आउटफ्लो में देख लीजिए वहां पर कंसिडर कर लेंगे एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स। एंड दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो अंडर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आउटफ्लो क्या है मेजर, आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट है। इनफ्लोस क्या है, लीज रेंटल्स मिलेंगे, नेट ऑफ टैक्स, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स। अब डिस्काउंटेड देखेंगे। अब जो ये एसेट परचेज किया ये कहां से आई होगी, आपके खुद के पैसे से, तो वहां पर देख लीजिए क्या यूज होगा, केई। बट अगर मिक्स लिया है, बिकॉज वी ऑलवेज मेंटेन अवर टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, हम हमेशा क्या मेंटेन करते हैं, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड वी आर यूजिंग द केओ, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द केओ। तो केओ इज योर डिस्काउंट रेट, यहां पर क्या यूज होगा, केओ डिस्काउंटेड, एंड दिस इज एज पर रूल, रूल के अकॉर्डिंग केओ डिस्काउंटेड है। तो क्या निकल के आ जाएगी, एनपीवी। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव वी शुड एक्सेप्ट इट, इफ एनपीवी इज नेगेटिव वी शुड रिजेक्ट इट। अब याद रखना, जब प्रेजेंटेशन करेंगे, जब फाइनेंसिंग डिसीजन में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हम आउटफ्लो को पॉजिटिव लिख रहे हैं, इनफ्लो को नेगेटिव, जिससे नेट में ऑटोमेटिकली क्या निकल के आए, नेट आउटफ्लो। जब एनपीवी डिसीजन होगा तो वहां पर उल्टा चलेंगे, इनफ्लोस को पॉजिटिव लिखेंगे, आउटफ्लो को नेगेटिव, जिससे नेट में क्या निकल के आए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और द एनपीवी। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें पता ही है कि डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश चार्ज, नॉन कैश आइटम है, तो वहां पर दिस इज इररेलेवेंट फॉर वन एनालिसिस, बिकॉज वी आर डूइंग एनालिसिस बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज। तो यहां पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है आपके पास, दिस इज सिंपली टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। वी शुड कंसिडर द टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन एज एन इनफ्लो। तो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज बाय द ओनर। इन केस ऑफ लोन ऑप्शन, डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द बोरोवर। डेप्रिसिएशन इज a non-cash item. It should not be considered while calculating the cash inflows and outflows, but the tax saving on depreciation should be taken as cash inflows. And how to calculate depreciation into tax rate? How to calculate the amount of depreciation? बहुत सिंपल है, हमें आता है SLM depreciation, straight line method of depreciation. अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं गिवन है तो we should follow the SLM method. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एलोकेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, और यहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका आएगा। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ऑलवेज यूज द एसएलएम मेथड। सेकंड वन इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दिस इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, वी शुड फॉलो द WDV मेथड। So we recognize more depreciation expense in the early years of the asset life and the less depreciation expense in the later year of the life. Third one is sum of year digit method. अब कहीं पर इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है इसको देखने की, बट सिंपल सम ऑफ ईयर में हम क्या कर रहे हैं, ईयर का सम कर रहे हैं और उसके प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। Now the next adjustment is of salvage value. Treatment of salvage value adjusted for tax. तो याद रखना, salvage value हमारे लिए इनफ्लो है हमेशा।
अब मुझे चेक करना है वहां पर कि वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस है, तो फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस. एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस? दिस इज योर WDV वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू. तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट है तो आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा, लॉस है तो आपको क्या होगा? टैक्स सेव्ड. तो व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स? सैल्वेज वैल्यू माइनस टैक्स पेड ऑन द प्रॉफिट ऑन सेल एंड सैल्वेज वैल्यू प्लस टैक्स सेव्ड ऑन द लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं, सिंपल एडजस्टमेंट है. बट इन केस ऑफ SLM डेप्रिसिएशन हमेशा जो WDV होगी वही क्या होगी? सैल्वेज वैल्यू. तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या आएगा? जीरो. और प्रॉफिट एंड लॉस जीरो आएगा तो सिर्फ सैल्वेज वैल्यू हमारे लिए क्या होगी? इनफ्लो. कब यहां पर देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस आएगा? कब? इफ देयर इज अ चेंज इन्फॉर्मेशन. समझ पा रहे हैं? अगर आपकी क्या है? चेंज इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में टेस्ट कर चुके हैं, तो जब उन्होंने वहां पर देख लीजिए डेप्रिसिएशन के लिए सैल्वेज वैल्यू दी 1 लाख दी, बट एक्चुअली में वो एसेट सेल हो गई 1,50,000 में या 50,000 में, तो उस केस में फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन सैल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स. सैल्वेज वैल्यू माइनस this is tax paid on the profit on sale and this is salvage value plus tax saved on the loss on sale. तो इस तरह से हम salvage value adjusted for tax कैलकुलेट करेंगे. यहां पर आपके पास देख लीजिए when SLM method is used salvage value should not be adjusted for tax, क्योंकि कभी प्रॉफिट लॉस आएगा ही नहीं, कभी टैक्स पेड टैक्स सेव्ड होगा ही नहीं. बट कब होगा? इफ देयर इज एन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द सैल्वेज वैल्यू. कोई भी अगर वहां पर एडजस्टमेंट गिवन है, कोई भी चेंज इन्फॉर्मेशन है, तो उस केस में वी शुड चेक फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन टैक्स पेड एंड टैक्स सेव्ड. सेकंड आपके पास यहां पर कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सैल्वेज वैल्यू. ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द क्वेश्चन स्टेट्स दैट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट शुड बी इग्नोर कर दो उसको. तो देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ सैल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स. सिंपली टेक सैल्वेज वैल्यू एज इनफ्लो. याद रखना, उसको मत भूल जाना, वो तो इनफ्लो है ही हमारे लिए, सिर्फ टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी. इफ दे आर यूजिंग द वर्ड नेट सैल्वेज वैल्यू देन नो नीड टू एडजस्ट द सैल्वेज वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस. याद रखना, इफ दे आर गिविंग यू द नेट सैल्वेज वैल्यू इन द क्वेश्चन देन नो नीड टू एडजस्ट द सैल्वेज वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस. इफ सैल्वेज वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो जबरदस्ती सैल्वेज वैल्यू को जीरो नहीं मानेंगे. We should not assume salvage value this is equal to zero and accordingly there is no adjustment of salvage value. Accounts में अलग ट्रीटमेंट है, SFM में आपको याद रखना है अगर salvage value क्वेश्चन में नहीं दिया है तो there is no adjustment of salvage value. Do not assume it to be zero. Now the next one, treatment of tax. तो ये हमें पता है ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स क्या है. सिंपली जो भी आपके पास रेवेन्यू से रिलेटेड आइटम है तो उसको क्या लेंगे? नेट ऑफ टैक्स लेंगे. कैपिटल रिसिप्ट पेमेंट है तो उस पर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी. तो दिस इज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज शुड बी टेकन एज नेट ऑफ टैक्स प्रोवाइडेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लो आर द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस. तो टैक्स सेविंग और द टैक्स पेड ओनली ऑन रेवेन्यू आइटम, नॉट ऑन द कैपिटल आइटम. Tax saving should be taken as cash inflows. This is tax saving on depreciation, tax saving due to loss on sale of asset. Treatment of tax when the cash inflows and outflow arising at the beginning. Star adjustment है सर, इस पे हैशटैग लिख लो, स्टार एडजस्टमेंट है सर, पक्का वो टेस्ट करते हैं. तो अगर ट्रेनिंग एक्सपेंस है सर आपके पास बिगिनिंग में एंड दिस इज अ रेवेन्यू आइटम, इसमें हमें टैक्स की क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है. तो इफ यू हैव ए ट्रेनिंग आइटम तो उस केस में वहां पर देख लीजिए एक एडजस्टमेंट क्या है कि मैं उसी समय उसको क्या कर दूं? टैक्स, नेट ऑफ टैक्स कर दूं. बट दिस इज प्रेफर्ड बाय द ICI और हमें इसी को यूज करना है सर, हमें इसी को ही यूज करना है. दिस इज प्रेफर्ड बाय द CA इंस्टीट्यूट कि अगर बिगिनिंग में कोई रेवेन्यू आइटम है तो उसकी टैक्स की एडजस्टमेंट एट द एंड जाएगी. कब जाएगी? एट द एंड. तो दिस इज एन आउटफ्लो, ट्रेनिंग एक्सपेंस इज एन आउटफ्लो एट टाइम जीरो. और उसका देख लीजिए टैक्स सेविंग कब जाएगी? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड दिस इज 4,000 एंड दिस इज इनफ्लो. टैक्स सेविंग इज अवर इनफ्लो. तो वहां पर देख लीजिए आपके पास आपको इसी को फॉलो करना है. याद रखना, इसी एडजस्टमेंट को फॉलो करना है. नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज ब्रेक इवन लीज रेंटल्स एंड दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है. लेसी मतलब जो वहां पर ये डिसाइड कर रहा है कि मैं एसेट लोन पे लूं या लीज पे लूं. तो व्हाट इज द ब्रेक इवन? उसके लिए ब्रेक इवन क्या होगा? दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अंडर लोन ऑप्शन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन. तो करेंगे कैसे? सबसे पहले आप निकाल लोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अंडर लोन ऑप्शन, आपके पास आ गया. अब वहां पर लीज रेंटल को एक्स मान लेंगे एंड हमेशा वहां पर टैक्स की क्या होगी? एडजस्टमेंट. लीज रेंटल्स नेट ऑफ टैक्स और उसकी
प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 8% फॉर n ईयर्स, तो हम लीज रेंटल्स को x मान लेंगे और x सॉल्व करेंगे, और जो x निकल के आएगा, मान लो 25,000 x निकल के आया, तो हम क्या मानेंगे, इस 25,000 के लीज रेंटल्स पे दोनों ऑप्शन क्या है देख लीजिए, एट पार है, मतलब आप लोन लो या लीज पे लो, आपकी पोजीशन क्या है, इक्वल है। एंड दीज आर द ब्रेक इवन लीज रेंटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। सिंपली क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अंडर लोन ऑप्शन किसके बराबर रख देने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन, लीज रेंटल्स को x मान लेंगे, नेट ऑफ टैक्स प्रेजेंट वैल्यू एंड फैक्टर एट द रेट ऑफ 8% फॉर n ईयर्स, और किसके बराबर रख देंगे, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अंडर लोन ऑप्शन, सॉल्व करेंगे x को, और जो x आएगा तो वो क्या होगा, दिस इज ब्रेक इवन लीज रेंटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। अब देखिए नेक्स्ट जो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ब्रेक इवन लीज रेंटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर सर, ठीक है। तो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, दिस इज ब्रेक इवन लीज रेंटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। अब सिंपली यहां पर देखिए आपके पास लेसर क्या सोच रहा है सर, लेसर क्या सोच रहा है सर, लेसर ये देख रहा है कि वहां पर मैं एसेट परचेज करके उसको लीज पे दूं या ना दूं। अब मैं उसके लिए लीज रेंटल निकालना चाहता हूं, ब्रेक इवन लीज रेंटल निकालना चाहता हूं। उसका सिंपल मतलब क्या है, कितना लीज रेंटल सामने वाली पार्टी से चार्ज करें जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट भी रिकवर्ड हो जाए, जो भी मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी रिकवर्ड हो जाए, साथ में वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑफ सैलवेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, लेसर क्या सोच रहा होगा कि जो मैंने 5 लाख की मान लो एसेट परचेस की है, मेरा एक तो 5 लाख रिकवर हो जाए, साथ में मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिकवर हो जाए, साथ में देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंस, मेरे एक्सपेंसेस भी रिकवर हो जाए, साथ में वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑफ सैलवेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स, वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑफ देख लीजिए टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। ये सारी एडजस्टमेंट करके सामने वाली पार्टी से कितना लीज रेंटल हम क्या करें, चार्ज करें, एंड वी कैन मेक एन एडजस्टमेंट। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट बना लेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे और वहां पर उसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट वही फॉलो होगा, कॉन्सेप्ट क्या फॉलो होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, याद रखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो देख लीजिए सर, यहां पर हम इक्वेशन बनाएंगे, हमारे लिए इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है। इनफ्लोज क्या क्या थे, लीज रेंटल्स मिलेगा, नेट ऑफ टैक्स एक्स मान लेंगे लीज रेंटल्स को, देख लीजिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन इनफ्लो है मेरे लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स इनफ्लो है मेरे लिए। तीनों चीजों का देख लीजिए वर्किंग नोट बना लेंगे वहां पर, देख लीजिए साथ में अगर एक्सपेंस भी दे रखे हैं तो उसको माइनस करेंगे, याद रखना वो आउटफ्लो है, तो या तो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स, या माइनस कर देंगे इनफ्लोज में से, बात एक ही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो को फॉलो करेंगे, और यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, 3 वर्किंग बनाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स निकालेंगे, और यहां पर लीज रेंटल्स को एक्स मान के देख लीजिए नेट ऑफ टैक्स मान के वहां पर सॉल्व करेंगे एक्स को, और ये जो एक्स निकल के आएगा तो BELR, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपली यहां पर लेसर क्या सोच रहा है कि अगर मैं वहां पर 5 लाख की एसेट परचेस कर रहा हूं तो मुझे वो तो 5 लाख रिक्वायर करना है, साथ में मेरी 10% की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो मुझे चाहिए, साथ में जो एडजस्टमेंट है देख लीजिए टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, सैलवेज वैल्यू की एडजस्टमेंट है, साथ में जो भी एक्सपेंडिचर है उसकी एडजस्टमेंट, सबको एडजस्ट करने के बाद सामने वाली पार्टी से कितना लीज रेंटल चार्ज करूं, एंड दिस इज योर ब्रेक इवन लीज रेंटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट गिवन है, दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तो उस केस में हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट्स, एक पर्टिकुलर क्लास पर्टिकुलर रेट के अंदर ही सब एसेट्स हैं, तो उसको हम क्या बना देंगे, ब्लॉक। अब वहां पर दो चीजें याद रखनी है, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड। समझ पा रहे हैं, जिस साल में एसेट बेचोगे उस साल में देख लीजिए आपको कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, साथ में टैक्स बेनिफिट लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर डब्ल्यू। जब उस साल में लास्ट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ तो जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी WDV यूज करेंगे, उससे पिछले साल की जो WDV आ रही है उसको यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज डिफरेंट प्लान्स अंडर द लीज रेंटल। अब लीज रेंटल सामने देख लीजिए जो लेसर है, दिस इज अगेन BELR,
ब्रेक इवन लीज रेंटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कितना लीज रेंटल वो चार्ज करे जिससे उसकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए, जो भी उनकी कॉस्ट है, साथ में जो भी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, सैल्वेज वैल्यू की एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद सामने वाली पार्टी से कितना लीज रेंटल चार्ज करे। अब सामने वाली पार्टी से लीज रेंटल चार्ज करने के लिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो सकती है। पहली एडजस्टमेंट क्या है, इक्वली हर साल इक्वल लीज रेंटल चार्ज करे, तो हर साल एक्स अमाउंट चार्ज करेगा, देख लीजिए। दूसरा आपके पास क्या है, स्टेप अप। स्टेप अप जैसे आप नॉर्मली देखते हैं, जब भी आप कोई लीज पे एसेट लेते हैं तो वो कहते हैं हर साल 10% आपका रेंट बढ़ेगा, तो दीज आर स्टेप अप प्लान। तो पहले साल में एक्स, दूसरे साल में एक्स 1 + 10% मान लो, उससे अगले साल में x 1 + 0.10 पावर 2, और इस तरह से जितना भी टाइम है। तो वहां पर देख लीजिए इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, और इन सबकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। साथ में आपके पास डेफर्ड पेमेंट प्लान। डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है, वो कह रहा है स्टार्टिंग में मैं कोई लीज रेंटल नहीं दूंगा, लीज रेंटल विल स्टार्ट फ्रॉम द 3rd ईयर। तो अभी हमारा नया प्रोजेक्ट है, स्टार्टिंग के 2 साल हम लीज रेंटल नहीं देंगे, तो हम 3rd ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर। तो उस केस में हम ब्रेक इवन लीज रेंटल निकालना चाहते हैं। दिस इज योर डेफर्ड पेमेंट प्लान। एंड द लास्ट वन इज बैलून्ड पेमेंट। बैलून्ड पेमेंट का क्या मतलब है, बड़ी पेमेंट एट द एंड। तो स्टार्टिंग में 10 लाख रेंट दे रहे हैं हम, सिंपल छोटा छोटा रेंट दे रहे हैं, लास्ट में देख लीजिए हम बड़ा अमाउंट देंगे, एंड दिस इज योर बैलून्ड पेमेंट। उसको क्या बोलते हैं, बैलून्ड पेमेंट प्लान। तो इक्वेशन वही बनेगी, याद रखना, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। बस वहां पर लीज रेंटल लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज योर डिफरेंट प्लान्स अंडर द लीज रेंटल। एक छोटा सा पॉइंट है, नेल का कॉन्सेप्ट है, नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग। तो प्रेजेंटेशन की बात है बस, और कुछ नहीं है। तो वो क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट नेल, दिस इज नेट बेनिफिट ऑफ लीजिंग ओवर एंड अबाउट द लोन ऑप्शन। तो सिंपली आउटफ्लो अंडर लोन ऑप्शन माइनस आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन। तो आउटफ्लो लोन ऑप्शन में ज्यादा है, लीज में कम है, तो वी हैव पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, नेल इज पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल है, लीज इज बेनिफिशियल। अगर ये वहां पर नेल नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आउटफ्लो अंडर लोन ऑप्शन कम है, आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, लोन ऑप्शन इज बेनिफिशियल, या हम कहेंगे लीजिंग इज नॉट बेनिफिशियल। इफ नेल इज पॉजिटिव, लीज शुड बी प्रेफर्ड, अदरवाइज परचेज ऑप्शन शुड बी प्रेफर्ड। नाउ द नेक्स्ट, इफ दे आर गिविंग यू द एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी, तो एज पर आईसीआई आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन द फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट। याद रखना, एज पर सी इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है अपने एसएफएम में, वो वहां पर देख लीजिए क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द फुल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशंस फ्रॉम द 2 और मोर लेसर्स। अब यहां पर देख लीजिए आपके पास क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लेसर से कोटेशन आ गई है। अब मुझे उसको इवैल्यूएट करना है, बट सबका टाइम पीरियड क्या है, सबका अलग अलग है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, आउटफ्लो अंडर ऑप्शन 1, आउटफ्लो अंडर ऑप्शन 2, आउटफ्लो अंडर ऑप्शन 3, बट सबका टाइम पीरियड अलग अलग है। एक में 3 साल है, एक में 4 साल है, एक में 5 साल है। तो हम क्या निकालेंगे, इक्वेटेड एनुअल एन्युटी। क्या निकालेंगे लास्ट में, इक्वेटेड एनुअल एन्युटी। एंड दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, या इनफ्लोज हो सकते हैं, या एनपीवी हो सकती है, डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एंटी फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर n years। एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्वेटेड एनुअल एन्युटी। अब वहां पर जो पर एनम अमाउंट आएगा उसके बेसिस पे डिसीजन होगा, और अगर आउटफ्लो डिसीजन है तो जिसमें कम आउटफ्लो होगा उसको क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। इनफ्लो डिसीजन है तो जिसमें ज्यादा इनफ्लो है तो उसको क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। तो अगर लाइफ सेम नहीं है, if when a quotations are received from 2 or more lessor, lessee should select the quotation which gives the least outflow. When the life of the 2 proposals are not same, when we will take the decision based on the equated annual annuity. Now the next one, अगर वहां पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट मिसिंग है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू इंटू फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर n years। अब इंस्टॉलमेंट गिवन है, कॉस्ट ऑफ एसेट मिसिंग है, वो निकाल लो सर। बिगनिंग का केस है तो बिगनिंग का, एंड का केस है तो एंड का। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्स एंड लीज बैक एग्रीमेंट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो वहां पर सिंपली आपको इनफ्लो डिसीजन देखना था वहां पर, और इनफ्लो डिसीजन में देखना है कि वहां पर सेल्स एंड लीज बैक करें या दूसरा जो ऑप्शन था उसको फॉलो करें, ठीक है। तो सेल्स एंड लीज बैक क्या है कि मैं अपनी एसेट को बेच रहा हूं और सेम एसेट को किस पे ले रहा हूं, लीज पे। टेक्निकली सिर्फ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं अपनी एसेट आपको बेच रहा हूं और उसी एसेट को किस पे ले रहा हूं, लीज पे। तो मेरा कोई काम भी सफर नहीं हो रहा, और जो मुझे लिक्विडिटी क्रंच है, मुझे फाइनेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो भी मेरी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, मैं उससे प्रोडक्शन कर सकता हूं, ठीक है।
लास्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देन दिस इज योर कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डिस्काउंट रेट। और मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज द रूल इन केस ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। जो लोन ऑप्शन में आएगा वही लीज में आएगा। इफ वी आर टेकिंग द लोन तो केडी होगा, उधर भी केडी आएगा। इफ वी आर डायरेक्टली परचेज, अपने पैसे से इक्विटी से परचेज करेंगे तो के, उधर भी के आएगा। और दोनों से मिला के करेंगे तो केओ, और इधर भी क्या आएगा, केओ। दिस इज द रूल। केडी इंटरेस्ट ऑफ नेट ऑफ टैक्स इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सेपरेटली। गिने दो सर, हमें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है। अगर मैं लोन ले रहा हूं तो व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, केडी। दूसरा आपके पास लेसर, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटेड डिजायर रेट ऑफ रिटर्न। पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या है, केई, केओ, केओ, केडी, डिस्काउंट रेट, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न गिवन इन द क्वेश्चन और ऑलवेज नेट ऑफ टैक्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली स्टेटेड। दूसरा, अब ये रूल्स थे, अब इनकी मुझे क्या देखनी है, एक्सेप्शंस। समझ पा रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द रूल इफ डिस्काउंट रेट इज सेपरेटली गिवन इन द क्वेश्चन। अगर डिस्काउंट रेट वर्ड अलग से सेपरेटली लिख दिया, जैसे if KD is 12%, KO is 15%, but separately they are giving in the question discount rate is 18%, तो वहां पर रूल नहीं चलेगा, वहां पर एक्सेप्शन टू द रूल चलेगा। द PV फैक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर द सिंगल डिस्काउंट रेट। दूसरा केस है, पहला केस में अगर आपको वहां पर सेपरेटली डिस्काउंट रेट वर्ड यूज कर दिया तो किससे डिस्काउंटिंग करोगे, 18% से। अगर वहां पर देख लीजिए एक पर्टिकुलर रेट पे टेबल दे दिया है, सिर्फ एक रेट की टेबल दी है, तो उस केस में उस टेबल को यूज करेंगे, फिर रूल को फॉलो नहीं करेंगे। वी आर यूजिंग दैट टेबल। अगर एक ही टेबल दी है देख लीजिए आपके पास, तो उस केस में वी आर यूजिंग दैट टेबल ओनली। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लीजिंग चैप्टर। बहुत अच्छे से मैंने इसको रिवाइज करा दिया है, आप भी रिवाइज कर लें और कम से कम 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और फिर आराम से इजीली आपका एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करें, एक एक क्वेश्चन वहां पर जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लें। और जब आप लास्ट डे रिवीजन के लिए भी जाएंगे, जब आपका एग्जाम होगा, तो उस दिन भी 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके देख लें। ये ना सोचे कि टाइम वेस्ट होगा, उसका बेनिफिट होगा, आपका एग्जाम में जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 8 से 10 मार्क्स का ही आने वाला है, जितना भी लेंथी क्वेश्चन हो सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।